हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। साथ साथ लिखते जाओ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट का मतलब क्या है? स्पीड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनकी वजह से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करेगी रिएक्शन की? क्लियर है? तो वो फैक्टर्स देखते हैं हम। उनमें से फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। NO प्लस O2 कंबाइंस टू गिव NO2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चॉइस कर देंगे। इसी तरीके से 2CO प्लस O2 गिव्स CO2 और बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 आ जाए। और एक्सपेरिमेंटली जब इसकी रेट मेजर करी गई तो देखा गया ये रिएक्शन क्या है? फास्ट, और ये क्या है? स्लो। इसके विद रिस्पेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है NO, वो कितना होता है? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी +1 में बॉन्ड ऑर्डर इन CO वो कितना होता है? 3.0। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब इसमें 3 बॉन्ड होते हैं और इसमें 2.5 बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। अब 3 बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है ना, और 2.5 बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा इजी है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये रिएक्शन क्या है? फास्ट, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये रिएक्शन क्या है? स्लो। क्यों? क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बनेंगे। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और नए प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। अब जितनी जल्दी रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे और वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। क्लियर है? तो कौन सी रिएक्शन फास्ट है? NO वाली। स्लो कौन है? CO वाली। रीजन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर NO का कम है। बॉन्ड ऑर्डर कम मतलब एक में तो 2.5 बॉन्ड है NO रो में, और CO रो में 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। जल्दी नहीं टूटेंगे, ये जल्दी नहीं टूट रहे तो CO2 जल्दी नहीं बनेगी। तो लिख लो इसमें, ये एग्जांपल लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन depends on nature of reactant, because every reactant has different बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स। तो जितनी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पाएंगे उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई एक रिएक्शन कंसीडर करो जिसमें R किसमें कन्वर्ट हो रहा हो? P के अंदर। अब देखिए, टाइम के साथ साथ कम किसने होना है? इसने। और टाइम के साथ साथ इंक्रीज किसने होना है? इसने। अब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगी? ज्यादा ही रहेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ही बहुत कम है तो ये प्रोडक्ट में बहुत कम कन्वर्ट होगा। कम कन्वर्ट होगा मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। तो लिख लीजिए इसमें, ग्रेटर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉमा हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। इसका एग्जांपल डेली लाइफ में आपको पता ही है,
अगर हम चीनी घोलते हैं ठंडे पानी के अंदर, हम चीनी घोल रहे हैं ठंडे पानी के अंदर, और एक साइड हम क्या कर रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं गर्म पानी के अंदर, तो कौन जल्दी डिसॉल्व होगी, गर्म पानी वाली जल्दी डिसॉल्व होगी। इट मींस जो स्पीड है रिएक्शन की, जो रेट है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद increase in temperature. Rate of reaction increases with increase in temperature. Next line है in some cases rate of reaction becomes double or triple for every 10 degree rise in टेम्परेचर। 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर तो रेट ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल बन जाती है कुछ केसेस के अंदर। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है। फोर्थ फैक्टर देखिए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या काम करवाते हैं, कैटालिस्ट क्या काम करवाते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को स्लो करे उनको इनहिबिटर कहते हैं, इनहिबिटर। तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बात और, क्या कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, करते हैं, बिल्कुल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एट द एंड क्या होते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। कैटालिस्ट के क्या इफेक्ट है, कैटालिस्ट increase the rate of reaction। कैसे इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है, इट प्रोवाइड्स सरफेस it provides surface to the रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को सरफेस प्रोवाइड करवाता है। ओके, आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस +1 के अंदर N2 और H2। N2 क्या है, गैस, H2 क्या है, गैस, और उनके अंदर हम क्या करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम। क्लियर है, तो वो क्या करते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम, उसको सरफेस प्रोवाइड करते हैं। पहले H2 आती है, फिर N2 आती है। इस सरफेस पे क्या होता है, N2 और H2 मिलकर क्या बना लेंगे, अमोनिया, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। इट मींस इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट रीजनरेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन खत्म होती है ये रीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर है, एक बार पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन एट द एंड क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। कैटालिस्ट सरफेस प्रोवाइड करवाता है, कैटालिस्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देखिए, फिफ्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको पता है कुछ रिएक्शंस डार्क में नहीं हो सकती, जैसे HCl बनना, H2 और Cl2 मिलके HCl बनाए, वो डार्क के अंदर नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो डार्क में नहीं हो सकती, सनलाइट चाहिए ही उसको। क्लियर है, तो लिख लेना सम रिएक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस do not occur in dark।
they need sunlight. So presence of sunlight increases the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है सनलाइट की प्रेजेंस। 6 पॉइंट देखो, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा और उतनी ही जल्दी वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो लिखिए ग्रेटर दी सरफेस एरिया of reactant, comma, higher will be the rate of reaction. This is due to increase in active sites, increase in number of एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट क्या होती है? वो जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल, वो एटम्स, वो साइट, वो जगह जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी। क्लियर है? और उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये 6 फैक्टर थे। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? कंसंट्रेशन, सॉरी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कुछ रिएक्टेंट में बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, कुछ में ज्यादा, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्शन की डिफरेंट होती है। सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है? इंक्रीज होती है। एवरी 10 डिग्री राइज से कुछ रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है। थर्ड कौन सा पढ़ा, बताओ मुझे? थर्ड कौन सा पढ़ा हमने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना है ना, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जितनी ज्यादा उतनी फास्ट रिएक्शन। फोर्थ कौन सा पढ़ा? कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं और फास्ट करवाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। फिफ्थ कौन सा पढ़ा हमने? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये डार्क में नहीं होती, इनको सनलाइट की नीड है। ओके, तो इसका मतलब सनलाइट इन रिएक्शंस को फास्ट करवा रहा है। और कौन सा पढ़ा हमने लास्ट में? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक्टिव साइट बढ़ रही है। एक्टिव साइट वो एरिया जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। एक्टिव साइट बढ़ी, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है फास्ट। देखिए भी नेक्स्ट टॉपिक, रेट लॉ एक्सप्रेशन और डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ है, लिख लीजिए टॉपिक में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए भाई, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन जिसके अंदर ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी। ये जो कैपिटल ए एंड बी है ये क्या है? रिएक्टेंट्स। कैपिटल सी एंड डी प्रोडक्ट्स। स्मॉल ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप क्या लिखोगे? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant A power small a, concentration of reactant B power small b। प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा के हम क्या लगाते हैं
के ए कंसंट्रेशन पावर ए बी कंसंट्रेशन पावर बी, वेयर के क्या है, ए और बी तो हमने बता ही दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, ठीक। के क्या है, रेट कांस्टेंट, और जो किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट, इसके पापा जी एक ही हैं, टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख लेना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके, रेट कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लिखिए डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इट स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional to multiplication of concentration of reactants with each term multiplied by its stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। इसकी लिमिटेशन क्या रही, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड आउट किया गया कि जो रेट है वो जरूरी नहीं है कि जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हो, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड आउट किया गया। तो देखो एक्सपेरिमेंटली it is found that rate of reaction is not, सीधा लिख लेते हैं, do not, does not depend on stoichiometric coefficients every time, स्टोइकोमेट्रिक जरूरी नहीं है कि किसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो पावर में भी 3 आएगा, ठीक। तो इसके बाद फिर कौन आया, रेट लॉ, सेकेंड हमारा बनेगा रेट लॉ। लिमिटेशंस लिखिए, इसकी हमने एक्सप्रेशन लिखी है, अब हम लिखते हैं रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ, पहली बात तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। आप थ्योरेटिकल इसको नहीं बता सकते, आपको रिएक्शन कुछ और दिखेगी लेकिन उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है कुछ और होगा, टोटली एक्सपेरिमेंटल है, ओके। रेट मेजर करोगे, रेट कांस्टेंट मेजर करोगे, फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप वही रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन पावर अल्फा, बी कंसंट्रेशन पावर बीटा। अल्फा और बीटा क्या है वो भी बताते हैं,
पहले आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा लो, K बनेगा, A कंसंट्रेशन पावर अल्फा, B कंसंट्रेशन पावर बीटा। अब देखिए K तो हम बता ही चुके हैं क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मान लीजिए यहां पे है 3 और यहां पे है 4 मान लेते हैं, और जो अल्फा और बीटा आ रहा है, मान लो यहां पे 2 आ रहा हो और यहां पे 1 आ रहा हो, तो देखिए 3 और 4 अगर पावर में आते तो वो कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 और 1 आया तो लॉ, रेट लॉ है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ है पावर में भी वही आएगा। ये एक्चुअल है कि थे तो इसके 4, बट रियल में पार्टिसिपेट कितना ने किया, 1 ने, 1 ने, और थे कितने इसके 3, एक्चुअल में कितनों ने पार्टिसिपेट किया है 2। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनना, परसेंटेज चेक करना कि 100% है, कभी भी नहीं आती 100%, कभी भी नहीं आती। थ्योरेटिकल यील्ड से जो परसेंटेज यील्ड है हमेशा कम आएगी, ऑलमोस्ट 60-70% बस इतनी आती है। इसका मतलब रिएक्टेंट के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, समझ आ रहा है। और ये इसको एक्सप्लेन किसने किया था, कोलिजन थ्योरी ने। किसने, जो क्या कहती है कि एक सर्टेन मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे नहीं करते। आपके सामने है कितने, 3 और 4, पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, A के 2 और B के 1। इसका मतलब ये क्या है, टोटली एक्सपेरिमेंटल है। आप देख के नहीं बता सकते कि आप 2 और 1 आएगा, मैंने तो समझाने के लिए लिखा है। जब तक आप इसका एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म नहीं कर लेते, आप यहाँ पे बता नहीं सकते कि 2 आएगा या 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू बी बीटा, ओके। और अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, एन अल्फा प्लस बीटा कर दे, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंप्लीट ऑर्डर बताएगा वो, ठीक है, लिख लीजिए। कंप्लीट ऑर्डर कौन बताएगा, एन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to multiplication of concentration terms of reactant with each term raised to some power अल्फा और बीटा। अगर किसी पे अल्फा आ रहा है तो दूसरे पे बीटा आ जाएगा, 3 है तो गामा भी आ सकते हैं। रेज्ड टू सम पावर अल्फा एंड बीटा। क्लियर है इतना? रेट लॉ की डेफिनेशन होगी, रेट लॉ की एक्सप्रेशन कर चुके हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं रेट कांस्टेंट की, वो भी इसी से बनाते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के उसी से बनाते हैं। हम देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज, 1 नंबर में आए ना पेपर में, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दो। तो ये है, क्या है, उस रिएक्शन के लिए जो हमने कंसीडर करी थी, क्या आई, के ए कंसंट्रेशन पावर अल्फा, बी कंसंट्रेशन पावर बीटा, ये आई। और अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन मान लें यूनिटी,
इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों क्या मान ले अपन यूनिटी, देन रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, के के। देन रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ रहा है, के क्या है यहां पे, रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या बनी, सो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each term in rate law expression is unity। जितनी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या लेनी है आपको, यूनिटी। सी होता तो वो भी 1, तब वो किसके इक्वल आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो नेक्स्ट टॉपिक आप बनाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपने बनाना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस खासियत, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऊपर लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी की वजह से ये चेंज नहीं होता। तो लिख लीजिए रेट कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए सेम केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन वही है तब भी चेंज हो सकता है। फॉर ए सेम केमिकल रिएक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट वैल्यू सेम रिएक्शन की तभी चेंज करेगी, रिएक्शन सेम है तब भी ये चेंज कर जाएगा। सेकंड, इसके जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड्स करते हैं इसके यूनिट्स। थर्ड, ये समझाऊंगा आपको मैं, ये पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है, ये समझाऊंगा डिटेल में। थर्ड, रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट मेजर नहीं करी जाती, ठीक है, उसका एक मंत्र ही है रेट कांस्टेंट के। वो अगर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, वो अगर कम तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। क्लियर है, यस और नो? रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के कॉमा हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। इसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। आगे एक और पॉइंट भी बना सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेट वैल्यू होती है और वो डेफिनेट तभी है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं है। तो आप 3 पॉइंट कर लेना, सफिशिएंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के अंदर जो खासियत है रेट कांस्टेंट की वो जरूर करके आना। एक तो ये मेजर है
ये ज्यादा तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इसके यूनिट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। रेट कांस्टेंट वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आगे देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हेडिंग बनाओ, डेफिनेशन, उसके बाद देखते हैं कि रेट कांस्टेंट के यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होने से कैसे चेंज होते हैं। हेडिंग बनाओ आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, K इंटू A कंसेंट्रेशन पावर अल्फा, B कंसेंट्रेशन पावर बीटा, वेयर अल्फा और बीटा आपको बता चुका हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B, लेकिन कंबाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो वो n होता है, और वो किस किस के सम के इक्वल होता है, अल्फा एंड बीटा के। और टोटली एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता, तो लिख लेना, इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द सम ऑफ पावर्स। देखिए पावर्स का सम किया ना हमने अल्फा और बीटा का, इट इज द सम ऑफ पावर्स विच विद विच each concentration term is raised in rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर्स है उनका सम है, ठीक है, जो रेज करी जाती है, इज रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. ईच कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है वो कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की. प्रोडक्ट नहीं आता, ध्यान रखना, ना तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आता और ना ही रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आता.